हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं अभी। पर उसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बेस्ड है फिलिंग द स्पेसेस, मतलब फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स पे। ये स्पेसेस कौन से मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो भाई, 3.1 में हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे कंप्लीट नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, आप जितने भी काउंट कर सकते हो सब आपके नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 3.2 में जीरो को ऐड किया, मतलब कि शून्य को। जीरो जब हम डाल देते हैं नंबर्स में तो ये सारे नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, ठीक है। जीरो से लेकर सारे कंप्लीट नंबर्स, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स, वो सब कहलाते हैं होल नंबर्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्च्यून्स और डेट्स, मतलब धन और ऋण के बारे में। मतलब कि जब हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे नंबर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स, जिनको हम z से डिनोट करते हैं। पर ये सब कंप्लीट नंबर्स हैं, मतलब इन सब का डिनोमिनेटर 1 है। वो सारे नंबर्स जो इनके बीच में लाया करते हैं, मतलब ये जो स्पेसेस हैं, जब हम इनको फिल करेंगे, इनमें बीच में जो नंबर्स लाया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे फ्रैक्शंस, जो कि रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल का मतलब हिंदी में होता है वो चीज़ जिसका कोई सिर पैर हो, मतलब कोई लॉजिकल बात। तो सिर और पैर, पी आपका न्यूमरेटर है, क्यू आपका डिनोमिनेटर है। वो सारे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो पी अपॉन ज़ीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं होती है। तो इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, और ये रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं। सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में आप चेक करोगे तो ये सब भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। भाई ये 1 है और उसके नीचे फिर 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो ये पी अपॉन क्यू हो गया। और क्यू हमारा ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो के नीचे भी आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये पी अपॉन क्यू, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए पर पी बेशक ज़ीरो हो सकता है। जैसे मैं 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इस गैप को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा दो हिस्सा। तो दो हिस्से में से जो ये एक पहला वाला हिस्सा है उसको मैं बोलूँगा 1/2, मतलब कि इस पॉइंट की वैल्यू है 1/2। तो ये फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, और मेरा क्यू क्लियरली ज़ीरो नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो वो सारे नंबर्स जो कि हम जो पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी होल में से, मतलब कि अगर एक ये होल है 2, इसमें से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर। रैशनल नंबर हर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होता। क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यू ज़ीरो क्यों नहीं होता? हाँ भाई, क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो जो नंबर है वो इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसकी बात भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, सारे रैशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 5 और -10, 5 हमारा एक नेचुरल नंबर है और -10 जो है वो एक इंटीजर है। इसका एग्जांपल दिया है, इनके डिनोमिनेटर में 1 और 1 है। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं और जो इंटीजर्स हैं, वो भी सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं आपको बुक का टेक्स्ट इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि बुक का टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, इस पर विश्वास करना ज़्यादा आसान होता है। और जो बुक का टेक्स्ट होता है वो टीचर की किसी भी बात को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए मुझे मैथमेटिक्स को बुक से पढ़ाना काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट भाई, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। मतलब जैसे मैंने पी अपॉन क्यू को यहाँ पे लिखा है -1/3, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ -2/6। अब चेक करोगे तो ये भी -1/3 के इक्वल है। 2 1 से 2, 2 3 से 6। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखो। 2 1 से 2, 2 3 से 6, 3 1 से 3, 3 3 से 9, 10 1 से 10, 10 3 से 30। तो मतलब -1/3 को मैं इन सारे तरीकों से लिख सकता हूँ। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक। तो क्या सिर्फ एक तरीका मिला मुझे? नहीं, मुझे कई सारे तरीके मिले। इसलिए रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मैं बेसिक्स आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है एक्सेल करना। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट चीज़ देखो, रैशनल नंबर्स में एक चीज़ होती है को प्राइम्स नाम की। को प्राइम का मतलब क्या होता है भाई? देखो, मैंने 2/4 लिखा था, ठीक है। 2/4 में ध्यान देना, इनका एक कॉमन फैक्टर है 2। आप इसको 2 से काट सकते हो। 2 1 से 2, 2 2 से 4। इसको आप 3 से काट सकते हो। 3 1 से 3, 3 3 से 9। इसको आप 6 से काट सकते हो। 6 1 से 6, 6 2 से 12। पर आप ये नंबर देखो 1 और 2, क्या इनको आप 1 के सिवा किसी और चीज़ से काट सकते हो?
नहीं काट सकते। देखो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, वापस से आपको 1/2 मिल गया और कोई नंबर नहीं है। तो वो सारे नंबर्स जिनका 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनको हम बोलते हैं को प्राइम्स। मतलब 4/5 भी को प्राइम्स हैं, 6/7 भी को प्राइम्स हैं, 7/9 भी को प्राइम्स हैं, पर 4/6 को प्राइम्स नहीं है। इनको आप 2 से काट सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। क्या 94 और 47 एक को प्राइम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखो, इक्वलिटी। कोई भी दो रैशनल नंबर्स है हमारे पास, इस पे हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है a/b और c/d। वो इक्वल कब होते हैं? वो इक्वल तब होते हैं जब हम a को d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब a इंटू डी और b इंटू सी, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमारे दोनों रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल हैं। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। जब कभी भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को, तो हमेशा उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके बनाते हैं। नेक्स्ट है भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखो, जब भी हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब a/b इंटू c/d मुझे क्या मिलेगा? ac/bd। यहाँ पर मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई किया है और बी और डी को मल्टीप्लाई किया और बीच में इनका ये डिवीजन चल ही रहा है। नेक्स्ट, जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर्स को, तो देखो जहाँ कहीं भी आपको डिवीजन मिल जाता है ना, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन बनाना है और नेक्स्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स। जैसे मेरे पास अगर लिखा हुआ है 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। या मेरे पास 3/4 लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3। मतलब अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d कहीं भी मिलता है तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाओ और इस c/d का रेसिप्रोकल लो, इसको d/c बनाओ और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको a को d से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड का साइन चल ही रहा है, और b को c से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, एक और ज़रूरी चीज़ कि हम जब कभी भी कोई रैशनल दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमेशा जो दूसरा नंबर मिलेगा, मतलब दो रैशनल नंबर्स पे जब भी मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को जो नंबर मिलेगा इक्वल्स टू के बाद, वो भी हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। बजाय एक कंडीशन होती है कि हम कभी भी किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी रैशनल नंबर के साथ, तो मुझे हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी रैशनल नंबर के साथ, बजाय कि वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो भी मुझे हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर आपने किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी। तो इसी के साथ हमने बेसिक्स कंप्लीट कर दी हैं। अब हम एक्सरसाइज सेट 3.3 पर आ रहे हैं। भाई ये बहुत ही प्यारी और सिंपल एक्सरसाइज है। देखो फटाफट कैसे खत्म होती है। एक्सरसाइज सेट 3.3, फर्स्ट प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर्स हमारे इक्वल है। हम चेक कर चुके हैं कि जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं इसमें मैं 2/3 को a/b मान रहा हूँ, 4/6 को c/d मान रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी a इंटू डी करने पर, ये a इंटू डी करने पर और b इंटू सी करने पर, b इंटू सी करने पर अगर हमको आंसर इक्वल मिलता है, इसका मतलब कि वो इक्वल है। देखो मैं a को d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 6 होता है 12। b को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 4 करूँगा 12। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको अच्छे से देखना। एग्जामिनेशन में ऐसे लिखना, कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा। 2 इंटू 6 होता है 12, देन 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 करूँगा तो मेरे को फिर से यहाँ पे 12 मिलेगा। तो सिंस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर 2/3 जो है वो 4/6 के इक्वल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 2 से काट दिया, इसको 2 से काट दिया, देखो इक्वल आ गए। पर नहीं भाई, एग्जाम में स्टेप्स मैटर करती हैं। जो आपकी बुक ने रिकमेंड किया है मेथड, मैंने आपको उसी तरीके से करवाया है। इसलिए मैंने आपको पहले नोट्स पढ़वाए जो बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो 5/4 एंड 10/8 कैसे होगा। a/b है आपका 5/4 और c/d है आपका 10/8। फिर हम क्या करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 8 करा मैंने, मेरे को 40 मिला। फिर उसके बाद मैं 4 इंटू 10 करूँगा, b को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी मुझे 40 मिलेगा। तो क्लियरली ये भी 40, ये भी 40, AD BC के इक्वल है, तो 5/4 10/8 के इक्वल है। नेक्स्ट -3/5 -6/10, तो -3 हमारा a हो जाएगा, -6 हमारा c हो जाएगा। ध्यान देना, a/b लिखा है, इसको मैंने c/d मैंने इसको लिखा है। मैं a को
डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब -3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे -30 मिलेगा। देन मैं बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 5 को -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे फिर से 6 5 ज़ा 30 और ये माइनस का साइन आगे लगा हुआ मिल जाएगा। तो क्योंकि -30 मिल गया, सिंस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर -3/5 इज इक्वल्स टू -6/10। फोर्थ क्वेश्चन 9/3 एंड 3। देखो इसके नीचे 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई, पता है ना आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि P/Q होता है, तो Q में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, समझना। A/B हो जाएगा 9/3, C/D हो जाएगा 3/1। A को यहाँ पे 1 है, ठीक है, A को D से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 × 1 मुझे मिलेगा 9, और जब मैं B को C से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 3 मेरे को मिलेगा अगेन 9। सिंस AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे चेक किया था हमने, देयरफॉर 9/3 इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम निकालना है, हम चेक कर चुके हैं, सम निकालना होता है तो डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ता है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, हो तो बात खत्म। इसको सेम कैसे करते हैं हमने आज तक पढ़ा, एक बार फिर से समझ रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर में 5 और 10 है, ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम ले रहा हूँ, कैसे लेते हैं, 5 और 10, 5 से जाएगा 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा 1 और 1, 5 2 होता है 10, एलसीएम आ गया मेरे पास 10। मेरे को 5 को 10 बनाना है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी फंक्शन को अधूरा नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है मेरे को सेम इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 होता है 4, ठीक है, देन प्लस का साइन, 10 ऑलरेडी है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 = 3, 4 + 3 होता है 7/10। नेक्स्ट 7/12 + 5/8, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, ध्यान देना, 12 और 8, सबसे पहले 2 से, ये जाएगा 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से, क्योंकि ये 2 से नहीं कट सकता ना 3, इसलिए 3 को वैसा का वैसा लिख देंगे, और ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर 3 आ गया तो एक बार काटा और ये एक बार, ठीक है, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24, एलसीएम आ गया 24। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 मिलेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 बनाया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 मिलेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 बनाया, 14 + 15 = 29/24। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, -4/7 + 3/14, ध्यान देना, 7 और 14 का एलसीएम सेम वही, 7 और 14, 7 से काटूंगा पहले 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 7 2 होता है 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8, 4 2 = 8 और ये माइनस का साइन आगे लगा दिया, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -8 + 3 इज -5, अपॉन में आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस निकालना है भाई, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान देना। 5/6 -1/4, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले रहा हूँ, 2 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, फिर 2, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, मतलब जो डिवाइड नहीं होता है उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं, फिर ये 3 जाएगा एक बार, ये एक बार, 3 2 = 6, 6 2 = 12, एलसीएम आ गया 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 10 - 3 होता है भाई 7, अपॉन में 12, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट 11/8 -3/4, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है, देखो भाई, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम, 2 2 = 4, 4 2 = 8, एलसीएम आ गया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, पर यहाँ पर जो साइन था वो माइनस का था, 11 - 6 होता है 5, 5/8 इज माई आंसर। पार्ट 3, -7/9, बहुत मस्त क्वेश्चन है, -7/9 माइनस ऑफ -2/3, ध्यान देना भाई, बिल्कुल एकदम ध्यान देना, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं, समझ लो, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, -7/9 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2/3, इन शॉर्ट -7/9 माइनस माइनस प्लस और 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा 9 और 3 का, 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, फिर ये 3, फिर ये 1 और ये 1, 3 3 होता है 9, एलसीएम आ गया 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 इंटू 1, 7 1 होता है 7, माइनस का साइन आगे लगा दिया, देन प्लस 3 3 होता है 9, 3 2 होता है 6, -7 + 6 हो जाएगा माइनस का 1/9, तो -1/9 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट निकालना है, 2/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो उसमें डायरेक्टली मैं काट सकता हूँ, पर मैंने जानबूझ करके मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है। 2 3 होता है 6, ठीक है, 3 10 होता है 30, नेक्स्ट 7/11, 5 × 8, 7 5 = 35, 11 8 = 88, नेक्स्ट
-4/7 इंटू 5/14। यहाँ देखो 5 4 से 20 और ये माइनस का साइन आगे लगा दिया। 7 इंटू 14 होता है 98। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन निकालना है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो 2/3 डिवीजन को बनाया मल्टीप्लिकेशन, 3/10 का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, 10/3 बना रहा हूँ। 2 10 होता है 20, 3 3 होता है 9। नेक्स्ट 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो वापस से जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन बना रहा हूँ, 5/8 का रेसिप्रोकल लिया, 8/5। 7 8 56, 11 5 55। नेक्स्ट -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14, -4/7 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना रहा हूँ, ये 14/5 बन जाएगा। ध्यान देना 7 2 14 होता है, ठीक है। माइनस, अच्छा 4 इंटू 2 होता है 8 और ये माइनस का साइन आगे लगा दिया, नीचे 5 और यहाँ पर 1। 7 1 से 7, 7 2 से 14, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर आपके स्कूल में डायरेक्टली कटवा दिया है तो आप इनको काट के भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना। हमको शो करना है कि ये भाई ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या, जैसे ब्रैकेट है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इस नंबर को अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, जैसे इन्होंने किया है, हाफ को 8/3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर मैं प्लस लगा रहा हूँ, फिर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो इक्वल होगा। जैसे कि अगर आप इसमें से 8/3 कॉमन निकाल लोगे ना, तो अंदर वही बचेगा, 8/3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट बनाओगे 1/2 प्लस 3/4, ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है यहाँ पे। तो वो सेम चीज़ लिखी हुई है, बस हमको इसको प्रूव करना है। जब भी प्रूव करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 8/3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। एक मिनट कर लेते हैं। ये 2 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर ये 2 से 1 टाइम्स 1 टाइम, तो 2 2 से होता है 4। एलसीएम आ गया 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 इज 2। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 इज 3। 3 प्लस 2 होता है 5 अपॉन में 4, मल्टीप्लाइड बाय 8/3 चल ही रहा है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 4 2 से 8, 5 इंटू 2 होता है 10 और नीचे 3 इंटू 1 होता है 3। नेक्स्ट 10/3 आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ को 8/3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। 3/4 को 8/3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं फिर ऐड करते हैं। भाई यहाँ गलती मत करना, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। 2 को 4 से काट रहा हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ देखो 4 को 2 टाइम्स काट रहा हूँ, 3 2 हो जाएगा 6। फिर से एक बार ध्यान देना, 4 को 2 टाइम्स काट रहा हूँ, 3 को 3 से काट दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और नीचे 1 और 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। मेरे को मिला 4/3 प्लस 2/1। 3 और 1 का एलसीएम होता है सिंपल 3। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 ही आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को 6 मिलेगा। 6 प्लस 4 होता है 10 और अपॉन में 3। ध्यान देना लेफ्ट हैंड साइड भी 10/3 आया था, राइट हैंड साइड भी हमारा 10/3 ही आया है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है इस फॉलोइंग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। मतलब कि जैसे हमने ये किया था ना भाई, बस वैसे ही करना है। 7/9 को 6/7 में मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस, फिर 7/9 को 3/4 में मल्टीप्लाई करो। देखो 7/9 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर माइनस का साइन लगा रहा हूँ, 7/9 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 से 7 कट जाएगा, 3 2 से 6, 3 3 से 9, मेरे को मिलेगा 2/3 माइनस 3 1 से 3 3 से 9, तो 7 1 से 7, 4 3 से 12। नेक्स्ट 3 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा देखो, 3 1 से 3, 3 4 से 12, फिर 4 टाइम्स आएगा 1 और 1, तो 4 3 से होता है 12। एलसीएम क्या मिला 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 से होता है 8। देन 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, एलसीएम तो 12 ही है ना, तो 7 1 से होता है 7। 8 माइनस 7 करूंगा तो मेरे को 1/12 मिलेगा और यही मेरा आंसर है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, इस पूरी एक्सरसाइज का स्टार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना। मैं आपको इसी का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा समझाने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को। फाइंड द रैशनल नंबर एक्स। एक्स रैशनल नंबर निकालना है इस तरीके से कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। देखो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान देना। 5/6 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा रहा हूँ बीच में, फिर 5/6 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
इक्वल्स टू में दिया है 5/6x प्लस 1/2। ध्यान देना 5/6x यहाँ पे सेम ऐसा का वैसा लिखा हुआ है, 5 को 5 से काट दिया, 3 1 3 3 2 6, 5/6x लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये 1/2 मिला मुझे, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, 5/6x प्लस 1/2 क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब ध्यान देना इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे 5/6x है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे 5/6x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस का बनेगा, माइनस का बनेगा तो उससे कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। 0 की वैल्यू होती नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त। इसका मतलब कि कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, हाफ इक्वल्स हाफ। अब देखो जब कभी भी वेरिएबल कैंसिल हो जाता है तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ये होता है हमारा स्टेटमेंट। चेक करना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हाफ क्या हाफ के इक्वल होता है? करेक्ट भाई होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता हाफ इज इक्वल टू 3/4 तो हम बोलते नहीं हाफ 3/4 के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स आ जाता। पर क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू आया है, हाफ इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए जो हमारा फॉलोइंग कंडीशन है वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और जो स्टेटमेंट आया था वो ट्रू है। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जरिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसके जैसा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 5/6x प्लस 3/5 कर दिया मैंने इधर, 5/6x प्लस 3/4 लिखा है यहाँ पे। एकदम ध्यान देना, देखो 5/6 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस का साइन लगा रहा हूँ। 5/6 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ये मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 5/6x प्लस 3/4। ध्यान देना एग्जाम में आ सकता है आपके किसी ना किसी के। ये 3 1 3 3 2 6, ये 5 1 5, ठीक है। बचा क्या, 1/2। तो 5/6x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 5/6x प्लस 3/4। 5/6x 5/6x कैंसिल, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, दोनों का साइन प्लस का है, ये यहाँ पे आके माइनस का बनेगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्योंकि कैंसिल हो गया तो बचा क्या, हाफ इज इक्वल्स टू 3/4। ध्यान देना भाई, अपन अभी इसकी बात कर रहे थे। क्या हाफ 3/4 के इक्वल, एक बार फिर से सॉरी, क्या हाफ 3/4 के इक्वल है? नहीं, हाफ 3/4 के इक्वल नहीं हो सकता। जब कभी भी वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो जो बचता है हमारा स्टेटमेंट, उसको स्टडी करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? रीजन मेंशन करेंगे। हमारा आया हाफ इज इक्वल टू 3/4, बट हाफ इज नॉट इक्वल टू 3/4। हम जानते हैं कि जो आधा होता है वो 3/4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान देना भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए हमारा फॉलोइंग कंडीशन ट्रू कभी हो। फिर से ध्यान देना, दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने आपको, जिसमें हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अगर सॉल्व हो जाता है तो बात खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन ही खत्म। पर अगर एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है तो स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ऐसी रियल वैल्यूज एक्स की कई सारी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऑल, जिनके लिए फॉलोइंग कंडीशन ट्रू होगा। पर रियल वैल्यूज, रियल क्या होता है हम आगे और समझेंगे। और उसी के बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जिसमें हमने जब वेरिएबल को एलिमिनेट किया तो हाफ जो है वो 3/4 के इक्वल आया। पर क्योंकि हाफ 3/4 के इक्वल नहीं हो सकता, जिसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब कि ऐसी कोई रियल वैल्यू एक्स की एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसके लिए हमारा फॉलोइंग कंडीशन ट्रू कभी हो। बस एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन भाई ज़रूर चेक कर सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।